फ्रिक्शन का मतलब बताएगा कोई? मैम किसी भी चीज को मतलब किसी सरफेस पे रगड़ते हैं तो उसमें से जो हाँ एनर्जी को फ्रिक्शन बोलते हैं। हाँ ठीक है। कॉमन ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे, देखो इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे, जैसे फ्लोर पे कोई बॉल को अगर हम लोग रोल कराते हैं, कोई गाड़ी किसी रोड पे चलती है, हम पेन से अगर कॉपी में लिखते हैं या फिर बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, दो स्टोन को आपस में रगड़ते हैं, तो यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगता है। किस तरह से मैं बता रही हूँ। हाँ, तो एक ड्रॉ बनाती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास में, और ये एक ऑब्जेक्ट है दूसरा तुम्हारे पास में, तो इसका जो अपर लोअर सरफेस है और इसका जो अपर सरफेस है, ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन उसी ऑब्जेक्ट में होगा जिसका सरफेस रफ होता है। रफ सरफेस के बीच में ही फ्रिक्शन लगेगा, और स्मूथ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, वो वहां पे फिसल जाता है। ठीक है, तो वही बताया मैंने कि टू ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो सरफेस है वो दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको अपोजिंग फोर्स कहा जाता है। अपोजिंग फोर्स का मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपोज करेंगे। ये अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा तो ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो जाकर के ही इनके बीच में फोर्स लगता है। इसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में क्या बताया गया है कि ये देखिए ये सरफेस है, ये इसका नीचे वाला एक रफ सरफेस पे इसको रखा गया है। तो जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन पे लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे मूव करता है। तो अर्थ के कांटेक्ट में इसको रखा गया है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ के कांटेक्ट में रखा गया है। तो दोनों का सरफेस जब रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस लेफ्ट डायरेक्शन पे, और एक्सटर्नल फोर्स जब हम लगाएंगे राइट पे तो ये लेफ्ट पे मूव करता है। तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे को यहाँ पे इंटरलॉक कर देते हैं, और इंटरलॉक जब करेंगे तो वो इजिली मूव नहीं कर पाता है, और इजिली मूव नहीं कर पाता है तो वो थोड़ा सा एक दूसरे को अपोज करते हैं, और जो अपोजिशन फोर्स होता है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद देखो स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू टाइप का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन पे होता है। तो पहले देखेंगे स्टैटिक सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी दोनों दिया हुआ है यहाँ पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है और दूसरे ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर हम मूव कराएंगे। मतलब यहाँ पर जो आपका एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर होगा, और जो अदर ऑब्जेक्ट है वो उसको हम लोग इसके ऊपर मूव कराते हैं। तो इनके बीच लगने वाले फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे था और दूसरे को हमने इसके ऊपर मूव कराया। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं दोनों ही मूव कर रहे होते हैं, तो जब एक मूव मूव करती हुई बॉडी के ऊपर दूसरी मूव करती हुई बॉडी को हम लेकर के जाते हैं तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है। लिमिटिंग का मतलब होगा एक लिमिट में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप चलाएंगे तो वो एक लिमिट पे फ्रिक्शन करेगा, ठीक है। और अगर
उसका एक स्टेज ऐसा आएगा जब वो उसके बाद फ्रिक्शन नहीं कर पाता है या फिर वो अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो उस स्टेज को लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहा जाता है या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताता है। जैसे कि अगर आप दो स्टोन को आपस में रब करेंगे या आपस में उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं, तो वो तब तक ही फ्रिक्शन होगा जब तक कि उसमें होना है। एक टाइम के बाद में उनके बीच में फ्रिक्शन होना बंद होकर के वो चिकना हो जाएगा और उसके बीच में वहां पे वो वो फायर सॉरी वो जल जाता है। ठीक है, उसमें से चिंगारी आ जाती है, वो जलने लगता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक चीज का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाद वो वहां पे आगे वर्क नहीं करता। देखिए आगे ये जो ड्रॉ मैंने शेयर किया हुआ है, इस ड्रॉ में ये बताया गया है कि ये जो बी करके लिखा हुआ है जिसमें लाइन लाइन ड्रॉ है, ये एक आपका टेबल है। इस टेबल पे हम एक ब्लॉक को रखते हैं या एक वेट को रखते हैं ए। ठीक है, तो इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो फोर्स लगाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन पे होता है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। हर एक ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन होता है और वो उसका है जिस कंडीशन पे वो रखा जाएगा उस कंडीशन पे उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, इसका वेट नीचे की ओर। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स राइट पे लगाते हैं तो याद रखिएगा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा लेफ्ट पे लगेगा, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट पे लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट पे लगेगा। तो इस कंडीशन पे जो नॉर्मल रिएक्शन है आर और जो वेट है डब्ल्यू मतलब कि एम जी, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। इसके अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस और एक्सटर्नल फोर्स एफ, ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। आगे है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये मैंने आपको बताया कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है या फिर एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बीच में लगने वाले फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऑलवेज स्मॉल होती है, जिसके दो टाइप है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब किसी सरफेस के ऊपर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना, और रोलिंग का मतलब किसी ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रोल कराना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, अगर एक बॉडी को हम किसी दूसरे बॉडी के ऊपर रख करके स्लाइड कराते हैं तो उसके बीच लगने वाले फोर्स को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे कि एक बुक को अगर आप टेबल पर रख करके स्लाइड करते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर या सरफेस के ऊपर या फिर फर्श के ऊपर जैसे कि बॉल को आप रोल कराएंगे तो वहां पे आपका रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया होगा व्हेन अ बॉल रोल्स ऑन अ फ्लोर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का रीजन, यहाँ एक रीजन दिया हुआ है। गाड़ी का जो चक्का होता है जब वो रोड पे चलता है तो वो रोल करता है, कैसे घूमता है, उसका रीजन क्या होता है। तो जब किसी भी गाड़ी का चक्का प्लेन सरफेस पे चल रहा है तो वो एक छोटा सा डिप्रेशन बनाता है। डिप्रेशन का मतलब उसका जब फोर्स लगेगा इस चक्के का, जब इस अर्थ की सरफेस पे फोर्स लगता है तो अर्थ का सरफेस हल्का सा नीचे हो गया तो ये डिप्रेशन में चला गया।
फिर जब वो आगे की ओर, ऑब्वियसली अगर आपका रोड स्ट्रेट है और यहाँ पर हल्का सा डिप्रेशन बनता है तो उसके बाद फिर से वो चीज वहां पे स्ट्रेट होती है, तो ये फिर से ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, मतलब कि उसके सामने जो है एक स्मॉल या छोटा सा एक हम्प जैसा बन जाता है, मतलब कि उठा हुआ एरिया बन जाता है। कोई भी चीज अगर नीचे चली गई है तो वो अगर ऊपर उठेगी तो वहां पर एक छोटा सा एरिया बनेगा जो कि हम्प की तरह दिखाई देगा। तो इस कारण से वो जो व्हील होता है वो मूव करता है या फिर रोल करता है। ठीक है, व्हील अपने सरफेस पे एक डिप्रेशन बनाता है और डिप्रेशन के बाद जब वो ऊपर वाले एरिया पे जाएगा तो वो थोड़ा सा क्लाइंब करता है, चढ़ जाता है। इस कारण से वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो व्हील है वो रोल करता है। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब दोनों की वैल्यू एक साथ इंक्रीज होगी या एक साथ डिक्रीज होगी। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट लगता है म्यू एस। ठीक है, म्यू एस का मतलब हुआ स्टैटिक, और यहाँ पे देखिए के लिखा हुआ है, के का मतलब होता है काइनेटिक। तो यहाँ पे लगा म्यू एस, एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर, और यहाँ पे अगर हमको म्यू एस की वैल्यू निकालनी है तो आर को एफ एस के डिवाइड में लेके जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सेम एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे साइन हटेगा तो एक के लगेगा, सॉरी कांस्टेंट लगेगा म्यू के, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर, ये निकलेगा। ये जो दोनों वैल्यू मैंने बताई है इसका आगे कुछ डेरिवेशन में यूज आना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है ए, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है ब्लैक कलर का। ठीक है, उस ब्लॉक का जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इन दोनों के बीच में एक सेंटर से एक लाइन यहाँ पर जा रही है ओसी। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ओसी और ओबी के बीच बनने वाला जो एंगल है लैम्डा, उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। The angle subtended by the resultant of normal reaction and force of limiting friction is called angle of friction। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया आपका लेफ्ट डायरेक्शन पे, एक्सटर्नल फोर्स हो गया राइट डायरेक्शन पे, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन पे, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। इन चारों पॉइंट्स को लिखना है। इसके बाद देखेंगे कि अगर हम बीसी को और एसी को मिला देते हैं तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है ओ ए बी सी। इस पैरेललोग्राम में हमने छोटा वाला ट्रायंगल देखेंगे ओसीबी। ओसीबी में बन रहा है एंगल लैम्डा, ओसीबी में लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी टेन, टेन का रेशियो 10 लैम्डा लेंगे बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है वो लैम्डा के फॉर्म में है। 10 लैम्डा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर होगा बीसी और इसका बेस होगा ओ आर, सॉरी ओबी। तो हमने लिखा बीसी अपॉन ओबी। ठीक है, बीसी की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है और ओबी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है आर। तो हम क्या करेंगे कि जो बीसी की वैल्यू है आप देखिए ओ ए के जस्ट सिमिलर है, तो ओ ए की वैल्यू है एफ एस, तो हम बीसी को और ओ ए को इक्वल मान करके बीसी के प्लेस पर एफ एस पुट कर देंगे। ठीक है, बीसी के प्लेस पर ओ ए और ओ ए के प्लेस पर एफ एस पुट कर दिया, ओबी के प्लेस पर आर पुट कर दिया। ठीक,
ये निकल गया आपका 10 लैम्डा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। आगे है उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, कंपेयर करेंगे, दोनों एफ एस अपॉन आर के इक्वल है। यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 10 लैम्डा की इक्वल हो जाएगी। मतलब कि जो काइनेटिक जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो जस्ट इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। ये भी आईएमपी इस चैप्टर में टोटल 2 ही डेरिवेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज का मतलब थोड़ा सा झुका हुआ या रखा हुआ किसी चीज पे। ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस की बात करेंगे वो सरफेस थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा अर्थ के सरफेस से। जैसे कि देखिए ओ बी आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ओ ए जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ सरफेस है। तो इस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट होता है ऊपर की ओर, लेकिन इस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट थोड़ा सा झुका हुआ है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, तिरछा हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और वेट जो है mg वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही होगा, लेकिन वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो उस ऑब्जेक्ट के पैरेलल mg cos थीटा यहाँ आएगा और उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर mg sin थीटा यहाँ आएगा। इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल cos थीटा नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका पैरेलल हो गया cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर sin थीटा यहाँ पे आएगा। मतलब जो इसका वेट है वो पैरेलल भी होगा परपेंडिकुलर भी होगा, वो भी 2 डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन देखिए, mg cos थीटा जो है वो r, mg cos थीटा और r दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। इसके बाद mg sin थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, मतलब कि ये भी दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा और sin अपॉन cos आएगा tan थीटा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। फिर फॉर्मूला लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, और इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। और 2 या 4 नंबर 2 या 3 नंबर में एग्जाम में आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। पहला एडवांटेज ये दिया है कि बिना फ्रिक्शन के आप अर्थ के सरफेस पे नहीं चल सकते, ग्राउंड पे फ्लोर पे आप नहीं चल सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन ट्री पे नहीं चढ़ा जा सकता। बिना फ्रिक्शन के ना तो आप गाड़ी को चला सकते हैं ना रोक सकते हैं। बिना फ्रिक्शन के फायर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। विदाउट फ्रिक्शन खाने को नहीं खा सकते। बिना फ्रिक्शन के आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। और बिना फ्रिक्शन के आप किसी दीवार में नेल को ठोक नहीं सकते। विदाउट फ्रिक्शन रस्सी पे जो सर्कस में दिखाया जाता है कि वो रस्सी के ऊपर में इस तरह से कोई पर्सन चलता है, वो इस तरह से कुछ डंडा पकड़ के चलता है, वो भी फ्रिक्शन के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज भी होते हैं, एडवांटेज ज्यादा और डिसएडवांटेज कम होते हैं। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने से कोई भी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने से उस मशीन में से हीट प्रोड्यूस होने लगता है और उस मशीन के काम करने की इफिशियंसी भी कम हो जाती है। एंड ज्यादा फ्रिक्शन से मशीन चार्ज हो जाता है और चार्ज होने से वहां पे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। अब फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? बाय पॉलिशिंग, बाय लुब्रिकेंट, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। ठीक है, 3 मैं आपको बता रही हूँ, 2 बुक में दिया है, आप पढ़ लेंगे खुद से।
देखिए, पॉलिश करने से कोई भी सरफेस है, जैसे कि अगर एक ताले की बात करें तो ताला को अगर आप देखें, अगर उसमें जंग लग जाता है तो वो रफ हो जाता है। रफ होने से वो अच्छे से लॉक नहीं हो पाता। तो अगर आप उसमें ग्रीस या ऑयल डाल देते हैं तो वो इजिली काम करने लगता है। तो बहुत सारे फ्रिक्शन से अगर कोई ऑब्जेक्ट काम करना बंद कर दिया है तो उसको आप ऑयल डाल करके या ग्रीस डाल करके चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। पॉलिशिंग में पॉलिश करके हम यूज कर सकते हैं और लुब्रिकेंट में ऑयल या ग्रीस डाल के यूज करते हैं। ठीक है। अगर कोई लिक्विड मटेरियल, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, अगर कोई लिक्विड जो कि थोड़ा सा गाढ़ा होता है उसको आप किसी ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो चिकना हो जाता है और चिकना हो जाने के कारण से वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बाय यूजिंग द बॉल बियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो गाड़ी का चक्का होता है उस चक्के की अंदर साइड पे छोटे छोटे हार्ड बॉल लगे होते हैं, स्टील के हार्ड बॉल लगे होते हैं। ठीक है। तो जब चक्का मूव करता है तो उसके अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो बॉल है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है। ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे जो बॉल्स लगे होते हैं ये उस व्हील को रोटेट कराने के लिए हेल्प करते हैं। जब ये व्हील रोटेट करता है तो ये बॉल बियरिंग भी रोटेट करने लगता है। तो जो बॉल बियरिंग है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। तो जाकर के ये जो व्हील है ये रोड पे रोल करके चल पाता है। ठीक है। दो और दिया हुआ है जिसको आप देखेंगे। और लास्ट है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अगर बढ़ाना है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस पे है और वो मूव नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा बहुत लेस फ्रिक्शन होने से भी आपको प्रॉब्लम होता है। अगर बहुत कम फ्रिक्शन होगा तो हम इस फ्लोर पे चल नहीं पाएंगे। ठीक है। डेली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाए तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, सॉरी, बहुत कम फ्रिक्शन अगर है तो वहां पे हम रेत डाल करके या सूखी मिट्टी डाल करके उस स्मूथ सरफेस को रफ बनाते हैं। ठीक है। आपने टायर देखा होगा, रबड़ के जो टायर्स होते हैं उनके नीचे पे खुरदरा टाइप से या रफ टाइप से बना होता है ताकि वो रोड पे चल सके, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा तो वो स्लिप करेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा जो जूते होते हैं, जूते का जो सोल होता है, जो नीचे का एरिया होता है, उसको भी रफ बनाया जाता है ताकि उसको पहन करके फ्लोर पे इजिली चला जा सके। ये सारे पॉइंट थे आपके। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया, बहुत छोटा चैप्टर था। इसका भी मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी कल या फिर सैटरडे को। और कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप में पूछना। सुनाई दिया था किसी को मेरा आवाज? यस मैम। तो यस बोलते क्यों मैम। नहीं? यस मैम। चलो ठीक है।